रवि अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और बिजली कभी कभी कड़क कर माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रवि की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो गांव से बड़े सपने लेकर शहर आया था, लेकिन 3 महीने बीत गए और ना नौकरी मिली, ना ही कोई सहारा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म होने को थी। उसकी सोच में खलल तब पड़ा जब दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। इतनी रात को, और वो भी इस तेज बारिश में, कौन हो सकता है? रवि के दिल में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। कौन है? उसने धीरे से पूछा और धीरे से दरवाजा खोला। एक 26-27 साल की लड़की बारिश में भीगे हुए दरवाजे पर खड़ी थी। उसका बदन ठंड से कांप रहा था। उसके भीगे हुए बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। उसके पास एक बैग था जिसे उसने अपने बाहों में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो बैग उसके लिए बहुत कीमती हो। मुझे माफ कीजिए, मेरी गाड़ी यहाँ खराब हो गई है और इस बारिश में कहीं और जाना संभव नहीं। क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकती हूँ? रवि ने उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो संदेह में था, इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये कोई चोर तो नहीं? दिखने में तो अच्छे घर से लगती है। लेकिन इंसानियत के नाते उसने कहा, अब ठीक है, आप अंदर आ जाइए, बारिश में बाहर खड़े रहना सही नहीं होगा। वो औरत कमरे के अंदर आ गई। रवि ने उसे तौलिया दिया और कहा, अब आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूं। कुछ ही देर में वो चाय लेकर लौटा। धन्यवाद। मेरा नाम रिया है। मैं पास के शहर से आई थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। यहाँ मदद के लिए कोई नहीं दिखा तो आपके मकान की तरफ आ गई। मैंने सोचा कोई मदद मिल जाएगी। रवि ने हल्की मुस्कान देते हुए अपना नाम बताया। अब मैं रवि हूं, यहाँ काम की तलाश में आया हूं। वैसे ये जगह रात के समय थोड़ी डरावनी लग सकती है क्योंकि आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते। रिया ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी बात पर सहमति जताई। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। बारिश की आवाज कमरे में गूंज रही थी। तभी रिया ने कहा, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। रवि ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। रिया ने फोन पर किसी से बात की। हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, आज रात सब काम हो जाएगा, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। रवि कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा, लेकिन रिया वहां नहीं थी। अब ये कहां चली गई? रवि ने घबराते हुए सोचा। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन रिया का कोई पता नहीं चला। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। रवि ने दरवाजा खोला तो उसका दोस्त विजय खड़ा था। क्या हुआ भाई? इतनी रात को तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कोई डरावना सपना देखा क्या? ऐसा ही कुछ समझ। रवि ने पूरी घटना विजय को बताई। विजय ने हैरानी और चिंता के साथ कहा, तूने एक अजनबी औरत को अंदर कैसे आने दिया? तुझे पता है ना आजकल इस शहर में कितनी चोरियां हो रही हैं। मुझे लगा कि वो मुसीबत में है, पर अब वो कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन उसका बैग यहीं रह गया है। दोनों ने बैग की ओर देखा। तुझे क्या लगता है, क्या हो सकता है इसके अंदर? विजय ने धीरे से बैग खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा कर पीछे हट गया। इसमें रिया का कटा हुआ सिर है, विजय चीखा। यह सुनकर रवि सुन्न होकर उसकी तरफ देख रहा था। उसने घबराते हुए कहा, रिया? तुम रिया को कैसे जानते हो? और ये कैसे हो सकता है? वो भी तो अभी मेरे साथ थी। विजय ने कांपते हुए कहा। क्या? वो रिया थी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे... रवि ने जल्दी से बैग में झांक कर देखा, पर उसमें सिर के बजाय केवल एक नोट था। उस पर लिखा था, आज रात तुम्हारा काम खत्म। रवि ने विजय की ओर देखा और कड़े स्वर में पूछा,
क्या तुम रिया को जानते हो? विजय का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। कांपते हुए उसने धीरे धीरे कहा, हाँ, मैं रिया को जानता हूँ, वो मेरी मंगेतर थी। तो ये सब क्या है विजय? रवि ने कड़े स्वर में पूछा। विजय ने कांपते हुए अपनी गलती कबूल की। मैंने रिया को मारा था, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नौकरी की तलाश में भटकते हुए मैं एक तांत्रिक के पास गया। उसने कहा कि अगर मैं रिया की बलि दूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैंने लालच में आकर उसे मार दिया। विजय की बात सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, और अब उसकी आत्मा वापस आ गई है? विजय ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ रवि, उसने कहा है कि मुझे अपने गुनाह कबूल करने होंगे। आत्मा? मतलब मैं कुछ देर पहले एक भूत के साथ बात कर रहा था। हे भगवान! तभी कमरे में बिजली वापस आ गई। रोशनी फैलते ही दोनों ने देखा रिया कमरे के एक कोने में सिर छुपाए बैठी थी। वो हल्के हल्के सिसक रही थी। दोनों वहीं खड़े उसकी तरफ देखते रहे। किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विजय ने खुद को संभालते हुए अपने कदमों से उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, रिया, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी लालच ने तुम्हें ये सब सहने पर मजबूर किया। रिया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके गालों पर गहरे कट के निशान थे और उनसे खून की धार टपक रही थी। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में एक खौफनाक मासूमियत झलक रही थी। विजय, उसने टूटे हुए स्वर में कहा, तुम आ गए? क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तुमने एक बार भी मुझे देखने की कोशिश नहीं की, तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। यह सुनकर विजय की आंखों में आंसू भर आए। उसने घुटनों के बल गिरकर कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। अचानक रिया के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभरी। उसने कहा, अरे रे रे रे, मेरे शोना बाबू, तुम तो सच में रोने लगे। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। विजय अब भी उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। वह कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रिया ने एक झटके में अपनी तेज खून से सने नाखूनों वाली उंगलियां उसकी गर्दन में कर दी। विजय ने घबराकर अपने हाथों से उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रिया की ताकत इंसान से परे थी। अब तुम मुझसे बचकर कहां जाओगे विजय? रिया मुस्कुराई और फिर एक झटके में उसकी उंगलियां विजय के गर्दन को चीरती हुई उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। विजय की चीख गले में अटक कर रह गई। अगले ही पल उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ी। कटे हुए सिर से खून का फवारा फूट पड़ा जो दीवारों को लाल कर गया। रिया ने कटे हुए सिर को उठाकर अपनी आंखों के सामने लाते हुए खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तुझे क्या लगा विजय, मैं तुझे यूं ही माफ कर दूंगी? ये भयावह दृश्य देखकर रवि की सांसें तेज हो गई। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा। अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सो जा मेरे लाल, तुझको नींद बुलाए, अंधेरों की गोद में तू मेरा हुआ।